हाय फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3 विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी। आगे के फ्यू सेशंस में हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया विच वाज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, जनरल सेंस में देखा जाए तो सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करेगा, बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है? रेसिपिएंट। एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर रहने वाला है फ्रेंड्स? रेसिपिएंट। उसमें कौन सी अलग अलग सर्विसेज को कवर किया है उसका इन डेप्थ डिस्कशन हमने प्रीवियस सेशंस में किया। अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सेकंड एलिमेंट। फ्रेंड्स, अब याद करो, हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले थे। फर्स्ट याद करो फ्रेंड्स, इट वाज इन रिलेशन टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकंड, आज जो हम डिस्कशन जिसका स्टार्ट करेंगे इट वुड बी फ्रेंड्स सेक्शन 10 व्हिच इज कंपोजिशन स्कीम। ओके, एंड थर्ड, उसके कुछ अदर मिसलेनियस प्रोविजन है इस चैप्टर के जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरा क्लियर है? एकदम चकाचक रेडी? ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी। एग्जाम पर्सपेक्टिव, सीए फाइनल पर्सपेक्टिव, मतलब ये इंटरमीडिएट में सीखोगे, सीए फाइनल में जबरदस्त काम आएगा, आपके आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में काम आएगा, एंड लाइफ में पैसे कमाने के लिए जबरदस्त काम आने वाली ये पर्टिकुलर स्कीम। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैबुलस, एग्जाम के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट। इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये क्या है ये स्कीम, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको बताऊं फ्रेंड्स। तो नंबर 1, इट इज फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शनल स्कीम, मतलब ये स्कीम आपको ऑप्ट करनी ही पड़ेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। एंड ये ऑप्शनल का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में ऑप्शन में आता है, खबर पड़े से व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इट इज नॉट लाइक दैट कि एग्जाम में ऑप्शन आता है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इट इज फ्रेंड्स ऑप्शनल स्कीम। ओके, तो क्वेश्चन आएगा हमारे मन में, तो किसके सामने ये ऑप्शन है? मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन 1, हम रेगुलर पेमेंट स्कीम भी फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर पेमेंट स्कीम का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जो हम नॉर्मल सिस्टम फॉलो करते हैं जीएसटी में, विच इज मेरे आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर मैं जीएसटी का कलेक्शन करूंगा, बरोबर ना? मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर मुझे जीएसटी का कलेक्शन करना पड़ेगा। मैं जब इनवर्ड परचेस करूंगा तब मुझे टैक्स का पेमेंट करना है। मैंने कलेक्ट किया है जो भी टैक्स, मैंने पे किया है जो भी टैक्स, उसका जो भी डिफरेंस आएगा, मैंने कलेक्ट किया 100 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी, मैंने पे किया एग्जाम्पल के तौर पर 80 रुपीज का जीएसटी, तो फ्रेंड्स 20 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा नॉर्मल पेमेंट स्कीम है जिसको रेगुलर पेमेंट स्कीम भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा जीएसटी हमारा है फ्रेंड्स। ओके, हमारे पास जो सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शनल स्कीम अवेलेबल है वो है फ्रेंड्स सेक्शन 10 व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स, जो जिसका डिस्कशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। डन? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज एन ऑप्शनल स्कीम, नॉट एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट इज प्रैक्टिकल लाइफ पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये ऑप्शन है तो कौन एक्सरसाइज कर सकता है? सारे लोगों के लिए ऑप्शन है? ना ना ना, ऐसा नहीं है। एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक सिलेक्टेड सप्लायर्स के लिए ये ऑप्शन हमारे पास रहता है। कौन से सप्लायर? जिसका टर्नओवर, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू 1.5 करोड़, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जिसका भी टर्नओवर, जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर होगा जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू 1.5 करोड़, उनके पास ये ऑप्शन रहता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। मेरे वर्ड्स को बराबर समझने का ट्राई करो। सपोज फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे हमारा फाइनेंशियल ईयर है लेट अस से 2021, तो इस ईयर में मुझे ये स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल होगा कि अवेलेबल नहीं होगा? ऑप्शनल स्कीम है, वो हमारे मन में क्लियर हो चुका है, मतलब ये एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं रेगुलर स्कीम भी फॉलो कर सकता हूं, साथ साथ में मैं ऑप्शनल स्कीम जो मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैं फॉलो कर सकता हूं, विच इज सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो कौन से लोगों के लिए, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये फ्रेंड्स ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है? तो हमारा लॉ बहुत इंटरेस्टिंगली कहता है, जो आपको प्रीवियस ईयर 2021 की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करनी हो, मतलब इस साल में ये स्कीम का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा कि अवेलेबल नहीं होगा, whether for this year I will be eligible for the purpose of opting composition scheme or not, उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, मुझे कौन सा क्राइटेरिया चेक करना है? लॉ कहता है इसके अगले साल चले जाओ, मतलब इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920, इस साल का मुझे चेक करना है मेरा एग्रीगेट टर्नओवर। What I need to check, what I need to verify is turnover in preceding financial year। जो मेरा turnover preceding financial year में if it is spent up to 1.5 करोड़, जो मेरा turnover preceding financial year का if it is spent up to 1.5 करोड़, तो ये 2021 में I will be eligible for the purpose of what friends, composition scheme। I think आप एकदम बरोबर समझ लो जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1,
ऑप्शनल स्कीम है, मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 10 इज एन ऑप्शनल स्कीम। पॉइंट नंबर 2, तो कौन से लोगों को ऑप्शन अवेलेबल है? सारे लोगों को ऑप्शन अवेलेबल है? ना 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 ना, एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के, एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ सप्लायर के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होने वाला है। तो कौन से लिमिटेड लोगों के लिए? तो आंसर आता है, हम उसके लिए चेक करेंगे टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जनरल सेंस में देखा जाए तो इफ इट इज स्पेंड्स अप टू 1.5 करोड़, जो टर्नओवर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इफ इट इज स्पेंड्स अप टू 1.5 करोड़, तो ये स्कीम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। सपोज मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर लेटर से 50 लाख रुपए, तो मुझे इस ईयर में स्कीम ऑप्ट करनी ही पड़ेगी? ना 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 रे, मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि आई मे ऑप्ट, आई मे नॉट ऑप्ट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। मजबूत? डन है? एकदम क्लियर? चलो फ्रेंड्स, turnover limit in preceding financial year for composition scheme for eligibility of composition scheme. ओके, तो एलिजिबल हो के नहीं हो उसके लिए मुझे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने तो फर्स्ट टाइम ही सप्लाई करना शुरू किया है। इन विच फाइनेंशियल ईयर? लेट अस से फाइनेंशियल ईयर 23-24। दिस वाज माय फर्स्ट ईयर, दिस वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑफ प्रोवाइडिंग सप्लाई। मतलब इस साल से मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया 23-24 में। दिस वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोवाइडिंग सप्लाई। तो इस साल में मेरी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम? तो कहता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आप चेक करो, वो आपका अप टू 1.5 करोड़ होगा, तो एलिजिबिलिटी है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बट व्हाट इज अ बिग लोचा कि देयर इज नो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मी। इट वॉज 22-23, जिसमें तो मैं पढ़ रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम के लिए, रीडिंग कर रहा था, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, नौकार मटेरियल, ये सारा मैं रिफर कर रहा था। आई वॉज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। ए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, खबर पड़ी? मेरा तो लाइफ का फर्स्ट ईयर ही कमाने का कौन सा हुआ? इट इज 23-24। बोलो मैं एलिजिबल कि नॉट एलिजिबल? मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, खबर पड़ी? 23-24 इज माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई करियर। पहली बार लाइफ में मैंने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम किया, प्रैक्टिस शुरू की, के पढ़ाना शुरू किया, कि जो भी करना था माथाकुट मैंने शुरू की। दिस वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोवाइडिंग सप्लाई, देयर इज नो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो कहता है शांति राख, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो है पर तूने कुछ किया नहीं है। मतलब मेरा सप्लाई है तो के पर नहीं है, अरे पर है तो के है, कितना है तो के शाहरुख खान है, मतलब क्या है? जीरो है। एक मूवी आया था ना शाहरुख खान का फ्रेंड, जीरो, उसकी बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो 23-24 में मेरा टर्नओवर जीरो था, मतलब अप टू 1.5 करोड़ है कि नहीं है? है। मतलब इस साल में मेरे पास स्कीम का ये ऑप्शन रहने वाला है। मतलब डन, जिसका फर्स्ट ईयर सप्लाई का होगा उसके पास डेफिनेटली ये स्कीम का ऑलवेज ऑप्शन रहने वाला है। ओके, बाकी सारे लोगों के लिए हम क्या चेक करेंगे कि टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज स्पेंड्स अप टू 1.5 करोड़, तो ये स्कीम का ऑप्शन डेफिनेट बेसिस के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। अभी आपने चैप्टर रजिस्ट्रेशन तो देखा ही है फ्रेंड्स, हमारा खत्म भी हो चुका है चैप्टर रजिस्ट्रेशन। मुझे एक पॉइंट उसमें ऐड करना है। जैसे हम जनरल साइंस में देखते हैं तो गुड्स की जो गुड्स का सप्लाई करता है उसके लिए लिमिट 40 लाख रुपीस की जनरल लिमिट की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज इट इज लिमिट ऑफ ₹20 लाख, जनरल लिमिट की बात है। पर हमारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिसमें हम लिमिट 50% कर देते हैं, 20 लाख 10 लाख की लिमिट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स। इट इज ऑल अबाउट चैप्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब हमारे पास दो लिमिट्स है। सिमिलरली कंपोजिशन स्कीम के लिए भी आप चेक करो, हमारे पास जनरल लिमिट कितनी है? इट इज 1.5 करोड़। बट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ने ये 75 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं की है। मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो यहाँ पे 75 लाख के एलिजिबल होंगे उसका लिस्ट बता रहा हूं फ्रेंड्स। बट यहाँ पे 75 लाख विल बी दी मतलब लिमिट विच इज एप्लीकेबल टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन और जो आपका लेटर से सप्लाई आप लेटर से स्पेशल कैटेगरी स्टेट से कर रहे हो, तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आपकी लिमिट कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी? इट वुड बी 75 लाख। कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इस पर्टिकुलर कंपोजिशन स्कीम के लिए आएंगे? चलो एक बार चेक कर लो। इट इज फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारे हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है इस पर्पस के लिए वी हैव दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसने कितनी लिमिट अप्लाई की है? इट इज 75 लाख ऑफ रुपीस। इस स्टेट्स में आपको चेक करना होगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर अप टू 75 लाख होगा, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 स्कीम व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। बोलो मजबूत है, एकदम मगज में सेट हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड है, प्लीज अकॉर्डिंगली ध्यान देना फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं वापस एक बार। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 10
ये स्कीम जो बनी है, इट इज एब्सोल्युटली एन ऑप्शनल स्कीम, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी टू गो फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन 10, इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल स्कीम। तो ये किन लोगों को ऑप्शन अवेलेबल होगा? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जनरल सेंस में देखा जाए तो जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड्स अप टू 1.5 करोड़ रहेगा, उनके लिए स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल होगा। वो चाहे तो ऑप्ट करेंगे, ना चाहे तो ना ऑप्ट करें, उनकी मर्जी। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये लिमिट हो जाती है 50% ऑफ नॉर्मल लिमिट व्हिच इज फ्रेंड्स 75 lakhs ऑफ रुपीस। तो जो आपका टर्नओवर इस पर्टिकुलर स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हो, व्हिच इज अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आप इस पर्टिकुलर स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, तो हम चेक करेंगे आपका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू 75 lakhs, तो आप eligible for the purpose of composition scheme. If it is exceeding rupees 75 lakhs, you are not eligible for composition scheme if you are supplying from this particular states which are special category states. Clear? First state जिसका भी होगा उसके पास always ये option रहता है to opt for composition scheme because उनका टर्नओवर लास्ट का कितना था? It was शाहरुख खान। बोलो क्लियर है? एकदम मजबूत। आगे बढ़े फ्रेंड्स। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे मन में डेफिनेटली आएगा फ्रेंड्स, चैप्टर रजिस्ट्रेशन में भी आपके मन में क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा। फ्रेंड्स, मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, स्मिथ लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। उसका एक एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, उसका एक एस्टेब्लिशमेंट सिक्किम में है। मेरे दो एस्टेब्लिशमेंट्स है एंड हमको पता ही है फ्रेंड्स के दोनों एस्टेब्लिशमेंट को सेपरेटली ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, एंड बोथ आर डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 फ्रेंड्स। तो हमारे मन में क्वेश्चन क्या आता है कि मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट सिक्किम में है, तो मुझे लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? 1.5 करोड़ वाली की 75 lakhs वाली? चलो सेपरेट लिमिट अवेलेबल होगी? अरे ना, कोई सेपरेट लिमिट नहीं, इट इज अग्रीगेट टर्नओवर। जो हमको चेक करना है फ्रेंड्स, इट इज टर्नओवर लिमिट, मतलब यहां पे हमको अग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम ध्यान रखना, यहां पे हमको जो चेक करना है, इट इज फ्रेंड्स एब्सोल्युटली अग्रीगेट टर्नओवर एंड नॉट टोटल टर्नओवर। It is total turnover only and not individual turnover of separate states. Okay, it is aggregate turnover in total मुझे चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मेरे मन में दिल में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिमिट एप्लीकेबल होगी गुजरात में, तो मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट तो मेरा सिक्किम में है, एज सच इंडिविजुअली चेक किया जाए तो गुजरात की लिमिट 1.5 CR है। जो मेरा एस्टेब्लिशमेंट खाली गुजरात में होता तो मेरी लिमिट कितनी होती? 1.5 करोड़, एंड जो खाली सिक्किम में होता इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 75 lakhs। बट मेरा एस्टेब्लिशमेंट तो दोनों जगह पे है। ये बोलो कौन से मतलब कौन सी लिमिट मुझे एप्लीकेबल होगी? 1.5 CR के 75 lakhs ऑफ रुपीस? इट इज फ्रेंड्स 75 lakhs ऑफ रुपीस। जो मेरा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इस पर्टिकुलर स्टेट्स में फॉल होता है तो जो लिमिट मुझे एप्लीकेबल हो जाती है इट इज रुपीस 75 lakhs। मतलब जो मेरा अग्रीगेट टर्नओवर इन टोटल चेक करो तो जो मेरा अग्रीगेट टर्नओवर मतलब गुजरात के साथ सिक्किम का टर्नओवर मिला के अग्रीगेट करके टोटल करके इन्वेस्टमेंट्स अप टू रुपीस 75 lakhs, तो ये स्कीम का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। अदरवाइज फ्रेंड्स इफ इट इज टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रुपीस 75 lakhs व्हिच इज लिमिट ऑफ रुपीस 75 lakhs, इस स्कीम का ऑप्शन मतलब जो मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 75 lakhs को क्रॉस कर देता हो तो ये पर्टिकुलर स्कीम का ऑप्शन मेरे पास रहने वाला नहीं है। बोलो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। ओके, चलो पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ बोलते जाओ। स्कीम का जो फीचर है इट इज फ्रेंड्स ऑप्शनल स्कीम। सेकंड हमको चेक करना होगा अग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सारे स्टेट्स का अग्रीगेट करो, सारे स्टेट्स का टोटल करो, टोटल करके मुझे पता चला कि ये मेरी जो लिमिट है इट इज अप टू 1.5 करोड़। ये स्कीम का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। इफ इट इज एक्सीडिंग 1.5 करोड़ ये स्कीम का ऑप्शन मेरे पास रहने वाला नहीं है। जिसका फर्स्ट ईयर होगा सप्लाई का उसके पास ऑलवेज ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक उसमें 75 lakhs की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट मल्टीपल स्टेट्स में हो जिसमें से एक भी स्टेट में मतलब एक भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉलो जाता हो जो लिमिट मुझे एप्लीकेबल होगी इट वुड बी 75 lakhs ऑफ रुपीस। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। ओके, जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर मतलब ये जो टर्नओवर हमको चेक करना है वो कौन सा टर्नओवर, मैंने यहां पे लिख तो दिया इट इज फ्रेंड्स अग्रीगेट टर्नओवर, पर उसमें क्या क्या इंक्लूड करने का। मेरा तो कुछ एग्जाम सप्लाई भी है, मेरा तो कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है, मेरा तो कुछ एक्सपोर्ट भी है। तो सप्लाई अग्रीगेट जो यहां पे चेक करना है वो कौन सा अग्रीगेट टर्नओवर। लॉ कहता है जो अग्रीगेट टर्नओवर जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेते हो कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, उस अग्रीगेट टर्नओवर का मतलब यहां पे क्या फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इट इज सेम एज चैप्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब वापस डिस्कस नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, बट आपको दो बार अलग अलग पढ़ना ना पड़े
आपको एक ही जगह से प्रॉपर पढ़ लो तो आई थिंक चल जाएगा। ओके, तो जो भी हमारा टर्नओवर की रिक्वायरमेंट एज पर चैप्टर रजिस्ट्रेशन है वो सेम टू सेम यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का यहाँ पे मतलब होता है। एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूजन होंगे, उसमें क्या क्या एक्सक्लूजन होंगे। ओके, इंक्लूजन कौन से है? इट इज वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जितना भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते होंगे, जितना जितना भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया होगा उस सारा एग्रीगेट हमको करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग व्हाट फ्रेंड्स? टैक्सेबल सप्लाई, आपने जो भी आउटवर्ड किया होगा उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आपने किया है फ्रेंड्स उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। आपने जो जो भी एक्सपोर्ट्स किए हैं उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में यहां पे इंक्लूड करने वाले हैं। बोलो क्लियर है? एकदम मजबूत। वापस एक बार आपके सारे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई को हम यहां पे कंसीडर करेंगे। उसमें आपका टैक्सेबल हो सकता है, उसमें आपका सप्लाई एग्जेम्प्ट हो सकता है, उसमें एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है। सारी चीज को इंक्लूड करने के बाद आपको ये टर्नओवर की क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, एंड एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, जैसे मैंने आगे आपको फ्रेंड्स बताया कि स्मिथ लिमिटेड गुजरात में है। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। स्मिथ लिमिटेड गुजरात में है एंड फ्रेंड्स स्मिथ लिमिटेड लेटेस्ट से गोवा में है। ओके, तो ये दोनों का अलग से हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। इसका GSTIN अलग आएगा, इसका भी GSTIN डेफिनेटली अलग आने वाला है। ओके, पान दोनों का सेम रहेगा, बट दोनों का GSTIN अलग आएगा। एंड एज पर सेक्शन 25 बोथ आर डीम्ड टू बी व्हाट फ्रेंड्स? डिस्टिंक्ट पर्सन। हम दोनों को अलग अलग मानने वाले हैं। नाउ व्हाट हैपेंस? स्मिथ लिमिटेड गुजरात है, स्मिथ लिमिटेड गोवा को सप्लाई किया। स्मिथ लिमिटेड गुजरात है, स्मिथ लिमिटेड गोवा को सप्लाई किया, तो फ्रेंड्स क्या उसको भी हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा? आओ चलो लॉ क्या कहता है जरा चेक करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई, बोलो इंटरस्टेट सप्लाई था। हाँ, ये गुजरात से गोवा का सप्लाई था, विच इज एब्सोल्युटली व्हाट फ्रेंड्स? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग व्हाट फ्रेंड्स? सेम पान। बोलो दोनों सेम पान खा रहे थे? हाँ, दोनों सेम पान था। ओके, टू बी कंप्यूटेड व्हाट फ्रेंड्स? ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब पूरे इंडिया में आपके जो भी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट हो जिसको आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया उसको भी हम यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में डेफिनेटली इंक्लूड करने वाले हैं। बोलो मजबूत, एकदम क्लियर। चलो फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या कहती है वापस एक बार बरोबर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड करो, यस। टैक्सेबल सप्लाई को इंक्लूड करो, यस। उसमें एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करो, यस। एंड फ्रेंड्स, आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया होगा बिटवीन दी पर्सन हैविंग सेम पान, तो उसको भी आपको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। एक्सक्लूड क्या करना है फ्रेंड्स? जो भी जीएसटी कंपोनेंट है, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी कंपेंसेशन सेस, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करोगे। लेटर से मैंने 100 रुपए का सप्लाई किया, उसके ऊपर 18 रुपीज का जीएसटी कंपोनेंट है। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? 118। तो फ्रेंड्स, ये जो 18 रुपीज हमारे पास अवेलेबल है उसको हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो 100 रुपीज का प्योर वैल्यू अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करने वाले हैं। तो 18 रुपीज जो हमारा जीएसटी कंपोनेंट है उसको यहां से रिमूव कर दिया। एंड फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर होम फ्रेंड्स? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, मैं एक सप्लायर हूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, मैं एक सप्लायर हूं। ओके, अभी तो हमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चकाचक आता है। मैं एक्स लिमिटेड हूं। ओके, चलो मैं स्मिथ लिमिटेड बन जाता हूं, वही बेटर रहेगा फ्रेंड्स। मैं स्मिथ लिमिटेड हूं। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, समझने का ट्राई करते हैं। कोई एडवोकेट ने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की विच वॉज लीगल सर्विसेज। बोलो क्या एडवोकेट ऐसा कर सकता है? एडवोकेट ऐसा कर ही सकता है ना, उसमें ऐसा कौन सा रिस्ट्रिक्शन है कि एडवोकेट ऐसा ना कर सके? चलो, एडवोकेट ऐसा कर सकता है। तो एडवोकेट्स ने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की स्मिथ लिमिटेड को। बोलो आपका क्या ख्याल है फ्रेंड्स, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? क्या कहता है आपका दिल? बोलो जीएसटी एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? एग्जाम्पशन चैप्टर का रेफरेंस याद करो फ्रेंड्स। हमको चेक करना होगा कि टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ इट इज अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहां पे जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बट इफ माय टर्नओवर बीइंग स्मिथ लिमिटेड इफ इट एक्सीड्स एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो यहां पे जीएसटी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहां पे एक छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं कि टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज जस्ट रुपीज समझो ना 1 लाख करोड़। मतलब बोलो वेदर इट इज एक्सीडिंग exemption limit of registration or not? Absolutely, it is exceeding exemption limit of registration. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीएसटी लगेगा, यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा?
बोलो बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के मास्टर्स ब्लास्टर्स, बोलो जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? ये एडवोकेट पे करेगा कि स्मिथ लिमिटेड पे करेगा? याद करो फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पे बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट कौन है फ्रेंड्स? स्मिथ लिमिटेड। सो स्मिथ लिमिटेड विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बोलो क्लियर है? चलो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने अब तक जो भी ये टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये मेरा 1 लाख करोड़ का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब मैं टर्नओवर इंक्लूड करूंगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो मेरा 1 लाख करोड़ था। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एंड जो लीगल सर्विसेज मैंने अवेल की है वो एग्जांपल के तौर पे है 2 लाख करोड़ की। तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? अरे अपन होने दो ना, खर्चा ज्यादा हो गया, एडवोकेट ने मुझे लूट नहीं लिया, लूट फाट कर दी, समझो। ओके, मेरा टर्नओवर जिसका मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया था, इट इज जस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस। एंड मेरा जो एडवोकेट है उसने मुझे कितना लूटा? खाली 2 लाख करोड़ तक लूट लिया। मुझे बताओ, व्हाट वुड बी माय टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? अल्टीमेटली आप चेक करो, मैंने कौन से अमाउंट के ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया होगा? जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया 1 लाख करोड़, समझने का ट्राई करो। जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया 1 लाख करोड़, उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट मैंने किया होगा? डेफिनेटली यस, मैंने 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया होगा। प्लस 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 ये जो 2 लाख करोड़ है, जिसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, जहां पे एडवोकेट ने एक स्मिथ लिमिटेड को, मतलब बिजनेस एंटिटी को सप्लाई का सर्विस, मतलब सर्विसेज का सप्लाई किया है, उस केस में भी बिजनेस एंटिटी वाज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब यहां पे 1 करोड़ के ऊपर तो आउटवर्ड नॉर्मल पेमेंट स्कीम थी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था, प्लस 2 लाख करोड़ के ऊपर इट वुड बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अल्टीमेटली मैंने कौन से अमाउंट के ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया होगा? इट वुड बी 3 लाख करोड़। खबर पड़े लाख करोड़ में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आउटवर्ड सप्लाई मेरा 1 रुपए का था, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का था। मेरा इनवर्ड सप्लाई 2 लाख करोड़ रुपए का था, जिसका एडवोकेट को मैंने पेमेंट कर दिया। पर मुझे तो अल्टीमेटली 3 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा ना। 1 will be as per forward charge mechanism, 2 would be reverse charge mechanism। अल्टीमेटली टोटल कितना आएगा फ्रेंड्स? 3 लाख करोड़ ऑफ रुपीस। मतलब अल्टीमेटली मैंने 3 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी का पेमेंट कर दिया होगा। बोलो हाँ के ना? एब्सोल्युटली हाँ। मजबूत है, एकदम क्लियर है, डन। What is my turnover in preceding financial year? एकदम सिंपल सा, आसान सा, एकदम आसान सवाल। बोलो, what is my turnover in preceding financial year? फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़, मतलब 3 लाख करोड़ के ऊपर का जीएसटी कंपोनेंट जाके मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अभी मुझे बता दो, मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना? 1 2 के 3। लॉ कहता है स्मिथ शांति रख, तेरा जो टर्नओवर है ना, वो तो 1 लाख करोड़ ही होगा। ये तो 2 लाख करोड़ तो तेरा इनवर्ड है, जिसके ऊपर तूने आरसीए में टैक्स का पेमेंट किया, तो दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन माय आउटवर्ड सप्लाई। आप समझ रहे हो? जो मेरा इनवर्ड सप्लाई है, जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट मैं कर रहा हूं, वो ऑटोमेटिक मेरा आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा। अरे एब्सोल्युटली ना, ये मेरा जो 1 लाख करोड़ है वो ही मेरा आउटवर्ड सप्लाई। 2 लाख करोड़ ऑन विच आई एम लायबल टू पे टैक्स एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज माय आउटवर्ड सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉ ने उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया। अभी आप चेक करो वैल्यू ऑफ, अरे बाप रे ये क्या हो गया? अभी यहां पे आप चेक करो ध्यान से, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसको फ्रेंड्स हम एग्रीगेट टर्नओवर में से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे। उसको वैल्यू में इंक्लूड कर, सॉरी उसमें उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करने वाले नहीं है। बोलो फाउस है? तो व्हाट इज exactly the definition of aggregate turnover? It is friends same as chapter registration। ये सेम टू सेम वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। आज वापस एक बार टाइम मिला तो डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। बोलो वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई होगा, जिसमें एग्जम्प्ट सप्लाई होगा, जिसमें एक्सपोर्ट्स होगा। ओके, एंड इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान, मतलब मेरा एस्टेब्लिशमेंट कोई दूसरे स्टेट में होगा, तो उसके केस में मैंने जो भी उनको सप्लाई किया होगा, उसको यहाँ पे वैल्यू में, उसको हम यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करने वाले हैं फ्रेंड्स। डन। एंड नंबर 2 किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स जो भी जीएसटी कंपोनेंट होगा इंक्लूडिंग जीएसटी कंपेंसेशन सेल्स, उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। नंबर 2, जो भी मेरा इनवर्ड सप्लाई होगा ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको भी वापस एक बार एक्सक्लूड कर दूंगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। बोलो क्लियर? ये एग्रीगेट टर्नओवर एक बार आपके पास आ गया, बाद में मगज की शांति हो जाएगी, बिकॉज ये जो एग्रीगेट टर्नओवर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ होगा, तो ये स्कीम का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। इफ इट एक्सीड्स रुपीज 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल में ये स्कीम मैं एडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा। बोलो क्लियर है? एकदम मजबूत। एक छोटा सा एग्जांपल, बाद में लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। देखो आपके लाइफ में क्या हुआ फ्रेंड्स। ये फाइनेंशियल ईयर है, कॉम्पोजिशन स्कीम
कि एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, उसका हम डिसीजन अभी ले रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर लाइफ का 23-24, बोलो स्कीम का बेनिफिट अवेलेबल? एब्सोल्युटली यस 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 यस, बिकॉज मेरा टर्नओवर तो कुछ था ही नहीं फ्रेंड्स, मेरा टर्नओवर तो कुछ था ही नहीं, सो ये स्कीम का बेनिफिट डेफिनेटली मुझे अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया फ्रेंड्स, ये टर्नओवर हो गया। तो मुझे बताओ टर्नओवर चेक किए बिना स्कीम की एलिजिबिलिटी आएगी? एब्सोल्युटली यस। सपोज 23-24 में माय टर्नओवर वाज लेट अस से 30 लाख ऑफ रुपीस। मैं कौन से स्टेट से बिलोंग करता हूं? गुजरात। मेरा एक ही एस्टेब्लिशमेंट है लेट अस से गुजरात में, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बाहर है। ओके, तो शायद गुजरात का है, राजस्थान का है, गोवा का है। मेरे पास तीन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मतलब एक भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं है जिसका लोकेशन कहां पे हो फ्रेंड्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। ओके, तो 23-24 टर्नओवर मेरा 30 लाख रुपीस था। एब्सोल्युटली आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। बट फ्रेंड्स ये मैंने जो स्कीम का यस लिखा है उसको यस लिखने के लिए मैंने 30 लाख के ऊपर फोकस नहीं किया। आप समझ रहे हो? ये यस बोलने के लिए आई हैव नॉट सीन रुपीस 30 lakhs, आई हैव सीन व्हाट, इट इज माय फर्स्ट ईयर, मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इट इज एब्सोल्युटली जीरो। शाहरुख खान। तो इस साल के लिए मतलब मेरी एलिजिबिलिटी ऑलवेज आने वाली है। क्लियर है? एकदम मजबूत। चलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ईयर आया। नेक्स्ट ईयर वाज व्हाट? इट वाज फ्रेंड्स 24-25। व्हाट वाज माय टर्नओवर? लेट अस से इट इज एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ रुपए और 1.2 करोड़। इट इज 1.2 करोड़। बोलो आई एम एलिजिबल क्या नॉट एलिजिबल? एब्सोल्युटली आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बिकॉज़ मैंने 30 लाख को देखा। इस 30 लाख को देखते हुए मैंने क्या बोला? इट इज अप टू एग्जाम्स लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉरी इट इज अप टू 1.5 करोड़। माय मिस्टेक, इट इज अप टू 1.5 करोड़। सो आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। तो मैंने सिंपली यहां पे वापस एक बार क्या लिख दिया? यस। मजबूत है? डन। चलो फ्रेंड्स, हम थर्ड चेक करेंगे। इट वुड बी 25-26। माय टर्नओवर कम्स टू 7 करोड़ ऑफ रुपीस। ओके, चलो स्कीम की एलिजिबिलिटी मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी? फ्रेंड्स, ये 7 करोड़ तो देखना ही नहीं है। एंड 7 करोड़ तो कब पता चलेगा जरा बताओ तो? वो तो पूरा साल हमारा 25-26 खत्म हो जाएगा, मतलब 31 मार्च 2026 को पता चलेगा, और शायद उसके बाद पता चलेगा ओ बाप रे बाप मेरा टर्नओवर तो थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा हो गया, विच इज 7 करोड़ ऑफ रुपीस। बट मैं हाँ के ना बोलूंगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देख के, विच इज व्हाट फ्रेंड्स 1.2 करोड़। बोलो एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? एब्सोल्युटली एलिजिबल हूं, बिकॉज लिमिट इज व्हाट 1.5 सीआर। बोलो मजबूत है? डन। चलो फ्रेंड्स, फोर्थ ईयर आप चेक करो। इट इज फ्रेंड्स 26-27। बोलो क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अभी हाँ के ना? बोलो ना 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 रे, मतलब यहां पे हमारी एलिजिबिलिटी आने वाली नहीं है, बिकॉज माय टर्नओवर इज एक्सीडिंग व्हाट 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आई विल एब्सोल्युटली नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मेरा टर्नओवर इस साल का थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा हो गया। इट इज जस्ट ₹1। 1 रुपए का टर्नओवर हुआ, खाली भगत की धारणा मैंने बेची होगी, 1 रुपए का खाली टर्नओवर हुआ। बट माय टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 7 करोड़ ऑफ रुपीस, व्हिच इज एक्सीडिंग माय लिमिट ऑफ रुपीस 1.5 करोड़। सो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। ए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, खबर पड़ जाए। चलो फिफ्थ ईयर आया। इट इज फ्रेंड्स 27-28। मेरा टर्नओवर हो गया वापस एक बार भगवान की कृपा से 10 करोड़ रुपए। बाप रे बाप, जबरदस्त हो गया। बोलो स्कीम की एलिजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? एक बार मैं स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो चुका हूं। वंस आई हैव not opted this scheme because I was not eligible for it. Why I was not eligible? Because my turnover in preceding financial year exceeded rupees 1.5 crore. So I was not eligible for the purpose of composition scheme. What about this year, which is 27-28? My turnover is rupees 10 CR. बोलो एलिजिबल हूं क्या नहीं हूं? एक बार मैं स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो चुका हूं। लोग कहता है चिंता ना कर, लोग कहता है चिंता ना कर। एवरी ईयर आपको क्या चेक करना है? टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 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 टर्न। अरे सर हर एक बार चेक करने का? लोग कहता है हर एक बार चेक करने का। एक बार इनएलिजिबल हो गए, लाइफ टाइम इनएलिजिबल। इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे सीए में एक बार सीए लाइफ टाइम सीए, हाँ। एक बार शादीशुदा लाइफ टाइम शादीशुदा, हाँ। खबर पड़े जो શું કહું છું? ओके, सिमिलरली यहां पे ऐसा नहीं है एडवर्सली। यहां पे ऑलवेज 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 आपको क्या चेक करने का? टर्नओवर लास्ट ईयर का, टर्नओवर लास्ट ईयर का, टर्नओवर। खबर पड़े से मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यहां पे आपने टर्नओवर चेक किया लास्ट ईयर का, विच इज जस्ट अ सिंगल रूपी, तो यहां पे एलिजिबिलिटी आएगी। हाँ हाँ हाँ, एलिजिबिलिटी वापस आने वाली है। मतलब एक बार आप इनएलिजिबल हो जाते हो तो इट विल नॉट मेक यू इनएलिजिबल फॉर लाइफ टाइम। वो एक साल के लिए इनएलिजिबिलिटी होगी। वापस एक बार आपने टर्नओवर क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो नेक्स्ट वापस एक बार क्या बन जाएंगे? एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। डन। बोलो स्कीम कैसी है? अच्छी नहीं,
ઓપ્શનલ है એવું બોલવાનું કારણ કે સ્કીમ बहुत अच्छी है એવું નથી કહેતો હું હવે चलो स्कीम कैसी है फ्रेंड्स इट इज ऑप्शनल किनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिसका लिस्ट मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा इस स्टेट्स में आपका टर्नओवर अप टू 75 लाख होगा इन 1.5 करोड़ और 75 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उनके लिए इस साल में ऑप्शन रहेगा टू ऑप्ट फॉर व्हाट फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम ओके फ्रेंड्स ये अग्रीगेट टर्नओवर की यहां पे बात हो रही है मल्टीपल स्टेट्स में आपके एस्टैब्लिशमेंट्स हो उस टर्नओवर को अग्रीगेट करो एक आध एस्टैब्लिशमेंट आपका इस पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में था तो 75 लाख की लिमिट आपको एप्लीकेबल होगी एक बार एलिजिबल लाइफ टाइम एलिजिबल ना एक बार इनएलिजिबल लाइफ टाइम इनएलिजिबल ना ऑलवेज व्हाट वी नीड टू चेक is turnover in preceding financial year. If my turnover in preceding financial year, if it is up to 1.5 crore or 75 lakhs as the case may be, I will be eligible for the purpose of composition scheme. But ये aggregate turnover check कैसे करूं? लॉ कहता है इट इज सेम एज रजिस्ट्रेशन ओके मतलब क्या कुछ इंक्लूड करो कुछ एक्सक्लूड करो इंक्लूड क्या करो जो भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया सारे आउटवर्ड सप्लाई को मैं इंक्लूड करूंगा इंक्लूडिंग माय टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग माय एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूडिंग माय एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन पर्सन हैविंग सेम पान मतलब स्मिथ लिमिटेड गुजरात स्मिथ लिमिटेड गोवा को सप्लाई करता है उसको इंक्लूड करो एंड क्या एक्सक्लूड करो तो मेरा जो जीएसटी कंपोनेंट होगा उसको आप एक्सक्लूड करो एंड ऐसे इनवर्ड सप्लाईज है लिसन वेरी वेरी केयरफुली ऐसे इनवर्ड सप्लाईज है व्हिच आर सब्जेक्ट टू व्हाट फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसके ऊपर यहां पे मैंने जीएसटी का पेमेंट किया इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल पर वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं था तो उसको हम यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करने वाले नहीं है फ्रेंड्स बोलो क्रिस्टल क्लियर एकदम चकाचक फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स ध्यान देना हाँ लाइफ में ना फ्रेंड्स दो बातें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ की बात है फ्रेंड्स ये आइदर किसी का आप में इंटरेस्ट होगा और आप किसी में इंटरेस्टेड होंगे लिसन वेरी वेरी केयरफुली लाइफ में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है एट अ स्टेज ऑफ लाइफ आइदर कोई आप में इंटरेस्टेड होगा और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप किसी में इंटरेस्टेड होंगे जीएसटी की लैंग्वेज में देखा जाए तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है आइदर आप इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हो आइदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा खबर पड़े से लाइफ प्लस जीएसटी हम साथ में कॉम्पोजिटली पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स दिस कॉम्पोजिट सप्लाई सेक्शन 8 आप पढ़ो दो पॉसिबिलिटी आइदर इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे होंगे कब इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे आपने किसी को लोन दिया होगा बरोबर ना आपने किसी को आपने कहा कोई जगह पे फिक्स डिपॉजिट किया होगा तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा रिवर्स कर दो आप लोन लेके बैठे हो किसी का आपके पास डिपॉजिट अवेलेबल है तो आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी अभी सुनो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई हमारा डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर का क्या कहता है क्या इंक्लूड करो तो क्या एग्जैम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करो मतलब ये एग्जैम्प्ट सप्लाई कौन सा आउटवर्ड वाला कि इनवर्ड वाला ऑब्वियसली फ्रेंड्स आउटवर्ड वाला ये जो भी एग्जैम्प्ट सप्लाई है आउटवर्ड वाला उसको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस किया ऑल आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग टैक्सेबल इंक्लूडिंग एग्जैम्प्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स ओके ये सारे आउटवर्ड सप्लाई को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली सपोज स्मिथ लिमिटेड है एंड सपोज लेट अस से एचडीएफसी बैंक है फ्रेंड्स मैंने यहां पे फिक्स डिपॉजिट रखी है माय फिक्स डिपॉजिट इज विद एचडीएफसी बैंक अमाउंट बता दूं आंखें थोड़ी आपकी सरप्राइज फील करेगी फ्रेंड्स आपकी बट इट इज जस्ट एफडी ऑफ 1 करोड़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एफडी इज विद एचडीएफसी बैंक ओके सपोज 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे 1 करोड़ का तो 10% तकलीफ पड़ जाएगी फ्रेंड्स तो रीजनेबल रख देते हैं थोड़ा जिसका हम कैलकुलेशन कर पाए फ्रेंड्स चलो एफडी इज लेट अस से ऑफ 1000 करोड़ ओके विथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेशल रेट दिया था मुझे भले बाकी कस्टमर्स के लिए 5-6-7% हो बट इट वाज 1000 करोड़ एफडी सो इट वाज रेट granted to me was 10%. So every year, listen my chartered accountants very very carefully, every year Smith Limited will be in receipt of interest of just what 1000 करोड़ का 10% कर दो तो इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 100 करोड़ तो मेरी 100 करोड़ की इनकम तो खाली इंटरेस्ट से आ रही है
आई एम रिसीविंग 100 करोड़ रुपीज ओनली फ्रॉम इंटरेस्ट। किसी को ऐसा लग रहा होगा तो सर लेक्चर क्यों ले रहे हो, ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ये फ्रेंड्स मेरा पैशन है, ये पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, दिल से मजा आती है। पैसे का तो भगवान ने बहुत कृपा की है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट आ रहा है खाली 100 करोड़ का आपके सामने, आपसे क्या छुपाने का फ्रेंड्स? व्हाट इज लोचा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरेस्ट वाज फॉर फाइनेंशियल ईयर लेट अस से 2021. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 21-22. लिसन केयरफुली, माय फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ 21-22 एंड फ्रेंड्स ये जो इंटरेस्ट मुझे 100 करोड़ रुपए का खाली जो रिसीव हुआ, इट वाज ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेट अस से 2021. बोलो फ्रेंड्स क्या लग रहा है आपको? वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। किसके लिए कंपोजिशन स्कीम है? छोटे छोटे लोगों के लिए है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू 1.5 करोड़ होगा, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू ₹75 लाख होगा। इन स्पेशल कैटेगरी से मतलब छोटे छोटे लोगों को ये सारे कंप्लायंसेस ना करने पड़े, ये सब माथाकुट ना करनी पड़े। जीएसटी कलेक्शन ने ये फीचर्स में बता रहा हूं फ्रेंड्स, तब हम उसके ऊपर एग्जैक्टली डिस्कशन करेंगे। ये स्कीम के फीचर्स क्या है, ये स्कीम के स्पेशल फीचर्स क्या है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। पर पहले अभी इतना डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स के फाइनेंशियल ईयर 2021 में वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम और नॉट। बोलो क्या लग रहा है? लास्ट टाइम मेरा टर्नओवर कुछ नहीं था, लास्ट टाइम माय अदर टर्नओवर वाज नील, एब्सोल्युटली मेरा कुछ टर्नओवर नहीं था, खाली यही डिटेल्स मेरे पास थी। 1000 करोड़ की खाली मैंने एफडी कर दी थी जिसका 100 करोड़ रुपए का मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है व्हिच इज इन फाइनेंशियल ईयर 2021. तो वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन 21-22 और नॉट। फ्रेंड्स आप चेक करो, मुझे क्या चेक करना है? टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज अप टू 1.5 CR आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. नाउ यू चेक व्हाट इज माय टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अदर टर्नओवर इज 0, मतलब माय टर्नओवर इंक्लूड्स व्हाट? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स. तो ये मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर हो गया, ये मेरा एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई हो गया. आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? आपके मन में ऐसा डाउट होगा सर यहाँ पे आपने सप्लाई कौन सा किया? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चीज मैंने बताई थी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ऑलवेज ध्यान में रखने का, जो पैसा रिसीव करे वो कौन? सप्लायर. जो पैसा दे प्रोवाइड करे वो कौन? रेसिपिएंट. जो पैसा रिसीव करता है वो हमारे वहां पे बोला जाता है फ्रेंड्स सप्लायर, जो पैसा देता है हमारे वहां पे कौन बोला जाता है? रेसिपिएंट. बोलो क्लियर? सर सर्विस कौन सी? अरे मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की एचडीएफसी बैंक को, बेचारे के पास नहीं थी लिक्विडिटी, मैंने प्रोवाइड की, 1000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो रिसीव होता है। वो कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, व्हिच इज 100 करोड़ रुपीस. तो इट इज माय आउटवर्ड सप्लाई बीइंग एग्जेम्प्ट. खबर पड़े छे सर ये एग्जेम्प्ट कैसे हुआ? एग्जेम्प्ट कैसे हो गया? कैसे बोला आपने एग्जेम्प्ट? याद करो चैप्टर एग्जाम्पशन सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन or deposits or advances where consideration is represented by way of interest or discount, so it is absolutely exempt. उसको हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है। तो याद आवे थे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम्पशन चैप्टर क्या कहता था? कहता है था नहीं, अभी तो है चैप्टर बेचारा, कि जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया होगा, कि इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन लोन और डिपॉजिट्स, मतलब लोन के ऊपर का इंटरेस्ट कंपोनेंट, डिपॉजिट के ऊपर का इंटरेस्ट कंपोनेंट, इट इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट. उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है. रेफरेंस कहां से लिया मैंने? चैप्टर एग्जाम्पशन. बोलो फाउ से एकदम मजबूत. नाउ व्हाट इज माय कंटेंशन ओवर हियर कि मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 100 करोड़ है, वो टैक्सेबल टर्नओवर है कि एग्जेम्प्ट टर्नओवर है? एब्सोल्युटली इट इज फ्रेंड्स माय एग्जेम्प्ट टर्नओवर. इट इज नॉट अ टैक्सेबल टर्नओवर फॉर मी, इट इज माय एग्जेम्प्ट टर्नओवर ऑफ रुपीस व्हाट फ्रेंड्स? 100 करोड़. बोलो whether it is to be included in my definition of aggregate turnover? Absolutely yes, because कोई भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा, वो टैक्सेबल हो, वो एग्जम्प्ट हो, वो एक्सपोर्ट्स हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इसको मुझे डेफिनेटली इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है एज पर द लॉ. सच्ची बात नहीं है, इसको मुझे डेफिनेटली बेसिस के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी फॉर श्योर. मजबूत. डन. अभी चेक करो, ये मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर 100 करोड़ का है. दिस विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम बिकॉज माय टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 1.5 करोड़. दैट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन दिस ईयर व्हिच इज फाइनेंशियल ईयर 21-22. बोलो सच्ची बात. डन. बट एक मिनट वेट करो, क्या कहता है ऑर्डर नंबर 1/2019 1 फरवरी को आया था. क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है फ्रेंड्स, ये चेक करो. वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वर्ड तो सुना है. सेक्शन 15 एक चैप्टर कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई. बोलू जो आपको चैप्टर सुहा कसु ना होय. હવે सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज
by way of, listen very very carefully, it is exempt services, यहाँ पर रेफरेंस लिख दो फ्रेंड्स, इट इज चैप्टर एग्जाम्शन, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स हमको। चलो नाउ चेक, value of supply of exempt services by way of extending deposits or loans or advances insofar as consideration is represented by way of interest or discount। लोन दिया, डिपॉजिट दिया, इंटरेस्ट रिसीव होगा, शेल 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 शेल, देखो आपका नाम आया, नॉट, शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, क्या कॉस्टिंग, क्या लॉ, क्या टैक्सेशन, इनटू अकाउंट, मतलब उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दो तो ये एग्जम्प्ट सप्लाई है बट हेस्ट्रिक मार्क के साथ है, वो हेस्ट्रिक इट इज द पर्टिकुलर ऑर्डर, तो ये हेस्ट्रिक को निकाल दो जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए फ्रेंड्स। बोलो खबर पड़ेगी एटली पक्को। तो ये एग्जम्प्ट सप्लाई में जो हम यहाँ पे टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, उस एग्जम्प्ट सप्लाई में फ्रेंड्स आप जो भी इंटरेस्ट के डिस्काउंट रिसीव करोगे तो ये आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ फ्रेंड्स। आप पे करेंगे तो आपके लिए इनवर्ड सप्लाई हुआ। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स जो मैं कह रहा हूं, आप पे करेंगे तो आपके लिए वो इनवर्ड सप्लाई हुआ, आप उसको रिसीव करोगे तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आउटवर्ड सप्लाई। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो उसको आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स। बोलो क्लियर, डन है। चलो फ्रेंड्स एक छोटा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं आपके लिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। बोलो ये मेरा एग्जम्प्ट टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस का है, बट ये एग्जम्प्ट टर्नओवर जो मेरा 100 करोड़ का है, इट इज बाय वे ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स उसको मुझे वैल्यू में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। मतलब मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, एब्सोल्युटली यस, as my turnover in preceding financial year is just up to rupees 100 crore, it will make me eligible for the purpose of sorry, it is not 100 crore, 100 crore is excluded from the definition of aggregate turnover, and therefore it will be Shahrukh Khan 0, and therefore I will be eligible for the purpose of what friends, composition scheme। simple words में जो भी मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा उसको मैं टर्नओवर में एक्सक्लूड करूंगा फ्रेंड्स। बोलो मजबूत है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ट्विस्ट करता हूं। सांभळजो बरोबर फ्रेंड्स, स्मिथ लिमिटेड जिसको पैसे की जरूरत है, सर अभी आपने बोला बहुत पैसे है, वो थोड़ा बीच में 2-3 दिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है फ्रेंड्स। तो उसने अप्रोच किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जरा लोन बोन मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला बोलो बेटा कितना लोन चाहिए, तो कितना तेरे पास है वो बता, डिपॉजिट। तो एसबीआई ने स्मिथ को लोन दिया। कितने की लोन थी, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके उसके लिए छोटी सी अमाउंट बता रहा हूं फ्रेंड्स, इट वाज जस्ट रुपीज 2000 करोड़, अ स्मॉल लोन ऑफ रुपीज जस्ट 2000 करोड़। ओके फ्रेंड्स, स्मिथ लिमिटेड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को पे करेगा, एब्सोल्युटली यस फ्रेंड्स। हम इंटरेस्ट फैक्टर की बात करते हैं, लोन इज ट्रांजैक्शन इन मनी, उसको हम सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, नहीं इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, शेड्यूल 3 ने उसको एक्सक्लूड किया हुआ है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करें, सपोज 10% वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना एसबीआई मुझे चार्ज ना करे, कम चार्ज करे, 1-2% में हमारा वहीवट हो जाए, बट समझो 10% फॉर सेक ऑफ सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट वाज जस्ट रुपीज 200 करोड़, 10% is the rate of interest, 10% is the rate of interest and interest is rupees 200 करोड़ जो स्मिथ ने एसबीआई को पे किया। डन, कब पे किया, इट वाज इन फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर लेट अस से 2021। नाउ आई एम इन फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट विच इज 21-22। फ्रेंड्स इस साल में 2021 में मेरे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बीच में मुझे खाली लोन की जरूरत पड़ी थी एक साल के लिए, अप्रैल महीने मैंने लोन लिया होगा, 10% से मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया विच इज जस्ट रुपीज 200 करोड़, इट इज वेरी वेरी नॉमिनल 200 करोड़। ओके, नेक्स्ट ईयर आता है, बस होशियारी नहीं मारूंगा मैं, नेक्स्ट ईयर आता है फ्रेंड्स 21-22। बोलो वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम और नॉट, माय इंटरेस्ट एलिमेंट इज 200 करोड़। बोलो ये मेरे वैल्यू में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका दिल? फ्रेंड्स आपका दिल ऐसा शायद बोल सकता है सर इसको तो एक्सक्लूड करना है, जैसे हमने आगे ऑर्डर डिस्कस किया जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स और लोन और एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंट बाय वे ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मतलब इंटरेस्ट डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। फ्रेंड्स हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें इट इज नॉट रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रेंड्स बरोबर समझना, इट इज नॉट रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, मैंने लोन लिया है, सो आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹200 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इस सिनेरियो में फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में यहां पे 2021 में मेरी एलिजिबिलिटी नक्की करने के लिए ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि इसको इंक्लूड करो कि ना करो, ये ऑर्डर मुझे एप्लीकेबल होगा कि एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज फ्रेंड्स इट इज नॉट माय आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ₹200 करोड़ विच आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एसबीआई। आप समझ रहे हो, ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, मुझे लिक्विडिटी की जरूरत थी जो बैंक ने मुझे प्रोवाइड की, जिसके लिए मैंने उनको इंटरेस्ट का पेमेंट किया। सो फ्रेंड्स, आई विल बी एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मतलब मुझे क्या कहना है, ये इंटरेस्ट जो आपने पे किया उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, ऊपर है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 100 करोड़ का टर्नओवर हमको एग्जम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर में से एक्सक्लूड करना होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसको मुझे हमारे टर्नओवर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माय आउटवर्ड सप्लाई यार। इसको मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बट दिस इज माय इनवर्ड सप्लाई। देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स एक्सक्लूजन। ये ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। यहां पे ऑर्डर डेफिनेटली बेसिस के ऊपर मुझे एप्लीकेबल होगा, एंड वो ऑर्डर के बेसिस के ऊपर 100 करोड़ को मैं डेफिनेटली एक्सक्लूड करूंगा फ्रॉम माय डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। खबर पड़े छे શું કહું છું? इस साल में, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रेंड्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स एक्सक्लूजन बिकॉज इट इज नॉट माय आउटवर्ड सप्लाई, इट इज माय इनवर्ड सप्लाई। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे। ओके, तो फ्रेंड्स, इस ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर नंबर 1/19 के हिसाब से आपका जब भी एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन होगा, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट को एग्जम्प्ट सप्लाई से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बट कब? जब ये आपका आउटवर्ड सप्लाई है, जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो, उसको एक्सक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। डन है? एक लाइन लिखवा दो फ्रेंड्स, आप लिखो मेरे साथ, चलो यहां पे फ्रेंड्स प्लीज राइट डाउन इंटरेस्ट। बोलो क्या लिखो? रिसीव्ड के पेड। बोलो क्या लिखो? इट इज रिसीव्ड के पेड। रिसीव्ड तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा ना फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट लिखो फ्रेंड्स, रिसीव्ड ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस। खास अंडरलाइन कर दो, इंटरेस्ट डिस्काउंट एंड रिसीव्ड वर्ड को अंडरलाइन करो, बिकॉज ये आपके आउटवर्ड सप्लाई में से एक्सक्लूजन की बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, तो इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम exempt supplies while computing aggregate turnover। बोलो फ्रेंड्स, फाउ से आई थिंक बहुत सिंपल आसान से ये हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। चलो, फर्स्ट, ये स्कीम ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी स्कीम। नंबर 2, ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आपको एक्सेस अवेलेबल होगा, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए हम चेक करेंगे। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, रादर एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू 1.5 करोड़, डेफिनेटली ये स्कीम का बेनिफिट आपको अवेलेबल होगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होगा, लिमिट वुड बी 75 लाख ऑफ रुपीस फ्रेंड्स। एग्रीगेट का मतलब जितने भी स्टेट्स में आपके एस्टैब्लिशमेंट्स हो, उसका एग्रीगेट आपको करना है, उसका टोटल आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड कोई भी उसमें से एक एस्टैब्लिशमेंट आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में होगा, लिमिट वुड बी 75 लाख ऑफ रुपीस। मेरा फर्स्ट ईयर है, लिसन चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी वेरी केयरफुली, मेरा फर्स्ट ईयर है, उसके लिए मेरे पास ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल होगा। एंड एक बार मैं सपोज इनएलिजिबल हो जाता हूं बिकॉज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स माय लिमिट ऑफ ₹1.5 करोड़ और 75 लाख, सो दैट विल नॉट मेक मी इनएलिजिबल फॉर माय लाइफ टाइम। वो एक साल के लिए खाली मैं इनएलिजिबल बन जाऊंगा। वापस एक बार उस साल का टर्नओवर जो मेरा अप टू लिमिट रहा 1.5 सीआर के 75 लाख, तो नेक्स्ट वापस एक बार मैं बन जाऊंगा एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इन जनरल सेंस देखा जाए तो छोटे छोटे लोगों के लिए स्कीम का बेनिफिट अवेलेबल होगा। क्या है ये एग्जैक्टली स्कीम में, बस उसका हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले बेसिक हमने बातें कर दी फ्रेंड्स। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, इट इज ऑल माय आउटवर्ड सप्लाईज इन रिलेशन टू एग्जम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान। एक्सक्लूड क्या करो, जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडिंग जीएसटी कंपेंसेशन सेस को एक्सक्लूड करो। एंड इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको भी एक्सक्लूड करेंगे। ये जो एग्जम्प्ट सप्लाई, इट इज विद वन हेस्ट्रिक। यहां पे फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट एलिमेंट को, डिस्काउंट एलिमेंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट डिस्काउंट कौन सा, जो इसके लिए आपने लोन दिया है, जिसके लिए आपने डिपॉजिट कोई जगह पे रखी है, उसका इंटरेस्ट आपको आ रहा है, उसको यहां पे एक्सक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। डन है? एकदम क्लियर? चलो फ्रेंड्स, अभी स्कीम के फीचर्स क्या है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। डन? तो ये स्कीम के फीचर्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1,
सेक्शन 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। फ्रेंड्स जो ये स्कीम आपने ऑप्ट की है तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए क्या बन जाता है फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली कंपल्सरी। कोई ऑप्शन आपके पास रहेगा नहीं। आप ये स्कीम ऑप्ट करते हो जो ऑप्शनल स्कीम है तो रजिस्ट्रेशन विल बी मैंडेटरीली एप्लीकेबल। आपको कंपल्सरी मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स। डन। नेक्स्ट स्कीम के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स की स्टार्टिंग पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे लोगों के लिए। अभी आप ये स्कीम का इंटेंशन समझने का ट्राई करो। गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया फ्रेंड्स, देखो छोटे लोग हैं जो बहुत छोटे लोग हैं, जो बहुत छोटे लोग हैं जिसका टर्नओवर लास्ट का कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अप टू 1.5 करोड़। आज के जमाने में क्या है 1.5 करोड़, कुछ नहीं है। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, उसमें 5-6% मार्जिन होगा फ्रेंड्स। आप सपोज 1 करोड़ का भी कंसीडर करते हो आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का, उसमें 5-1% भी मार्जिन कंसीडर कर दो, खाली 5 लाख रुपए हुए फ्रेंड्स। खाली 5 लाख रुपए आपका मार्जिन हुआ तो खाली 5 लाख रुपए आपके हुए। 5 लाख रुपीस को डिवाइडेड करो बाय इनटू मतलब डिवाइडेड बाय करो 12 तो मंथली कुछ नहीं हुआ, इट इज जस्ट ₹42,000 ऑफ रुपीस। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, ऐसे मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली फ्रेंड, जिनको ये जीएसटी का नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स। वो यूट्यूब के ऊपर आके वीडियो नहीं देखने वाले, हमारे नौकर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वीडियो उनके लिए नहीं बने हैं फ्रेंड्स। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स। तो उनके ऊपर आप इंपोज करेंगे जीएसटी का कंप्यूटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, एग्जम्पशन है, टाइम सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी। अरे बाप रे बाप, वो बेचारा बिजनेस करेगा कि ये जीएसटी भरेगा। तो हमको तो पता ही है जीएसटी ना आता हो तो कंसल्टेंट तो अवेलेबल ही है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है किसके लिए, ये सारे प्रोसीजर जिसको ना आते हैं उनके लिए। फ्रेंड जो महीने 40,000 रुपीज कमा रहा है उसका घर खर्च निकालेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस उनके लिए बेरेबल है क्या? वो सीए को अपॉइंट करके कंसल्टेंसी लेके ये रिटर्न्स मंथली बेसिस के ऊपर जीएसटीआर1 जीएसटीआर3 अरे क्या वो छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, क्या उनके ऊपर ही तुम माथा गुट कर रहे हो? तो लॉ ने क्या थॉट फिट किया, लॉ ने क्या सोचा, ऐसे छोटे छोटे लोग हैं हाँ, बट ऐसा नहीं छोटे छोटे लोग का मतलब चलो जीएसटी नहीं जवा दो। इट इज नॉट लाइक दैट। उनसे थोड़ा सा जीएसटी मिल जाए गवर्नमेंट खुश है कि चलो उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया हमारी कंट्री के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया कि वो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करे, हमको पे करे। गवर्नमेंट को एक एंगल से डर भी था कि वो कलेक्ट करे पे ना करे तो ढूंढने कहां जाओगे ऐसे छोटे छोटे लोगों को। कितने छोटे छोटे दुकान, कितनी छोटी छोटी शॉप्स हमारे पूरे इकोनॉमी में अवेलेबल है। आप एक जगह पे कभी कोई छोटा सा सिटी ले लो, अहमदाबाद ले लो, राजकोट ले लो, मुंबई ले लो, वो तो बड़े बड़े सिटीज है ओके। मतलब कोई भी जगह पे आप जाओ कितने सारे ढगलाबंद शॉप्स, कितने सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अभी हर एक को तुम पकड़ के पूछोगे जीएसटी पे किया, तुम्हारा स्क्रूटिनी करेंगे, तुम्हारा असेसमेंट करेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स। तो एट लार्ज जो हमारा लोअर बेस है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अप टू 1.5 करोड़ है, 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उन्होंने क्या बोला कि तुम थोड़ा सा जीएसटी दे दो, गवर्नमेंट खुश हो जाएगी। चलो कुछ तो मिला भाई। हाँ, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे प्रॉपर्ली जीएसटी का कलेक्शन हम करेंगे, बट छोटे छोटे लोग मार्जिनल थोड़ा सा हमको टैक्स मिल जाए तो गवर्नमेंट उसके लिए खुश हो जाएगी फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? उस इंटेंशन से, उस मोटिव से इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भी तुमको जीएसटी का नॉलेज नहीं होगा, तुम रखो ऐसे, हमारे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है एंड हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो तुम फुलफिल भी नहीं कर पाओगे, ऐसी बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया कि भी जीएसटी कलेक्शन ऑन आउटवर्ड सप्लाई, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ जीएसटी कलेक्शन ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। मेरे रेसिपिएंट ए जागो रेसिपिएंट, मैं कॉम्पो सप्लायर हूं, आप मुझसे कुछ परचेस करेंगे, मैं आपको जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, आपको भी फायदा हुआ। आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसने अप्लाई किया है और जिसने अडॉप्ट किया है कॉम्पोजिशन स्कीम, आपके गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी, सस्ते पड़ेंगे वो आपको गुड्स। आप समझ रहे हो? सपोज मैं एक कॉम्पो सप्लायर हूं, मेरे बाजू में कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड सप्लायर है, उनसे आप परचेस करोगे, उनकी दुकान से परचेस करोगे, वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। आप तो रेसिपिएंट हो, फाइनल कंज्यूमर हो, कहां आईटीसी वाईटीसी का आपको पड़ी है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वहां से परचेस करोगे, आपको कॉस्टली पड़ेगा, 100 रुपए के गुड्स के ऊपर वो जीएसटी कंपोनेंट ऐड करेगा 18 रुपीज का, आपको 1 मिनट में पड़ेगा। वही मेरी दुकान में सेम गुड्स सेम चीज 100 रुपीज में पड़ेगी। क्यों? मैं सस्ता बेच रहा हूं, प्रॉफिट कम कर रहा हूं ना, जीएसटी कंपोनेंट मुझे कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आप ऐसे लोगों के पास जाओगे जिसका टर्नओवर कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उन लोगों को भी बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी में, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। तो उस इंटेंशन से गवर्नमेंट सुपर डुपर स्कीम लेके आई विच इज कॉम्पोजिशन स्कीम, जीएसटी कलेक्शन ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ना रे, मतलब यहां पे आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डन? ओके। क्वेश्चन ऐसा आता है, जीएसटी पेमेंट ऑन इनवर्ड सप्लाई, मैं कॉम्पो सप्लायर हूं, मैं आउटवर्ड सप्लाई करूंगा। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे मोबाइल बेच रहा हूं, सपोज मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, कि मैं एक्स चीज बेच रहा हूं, तो बेचने के लिए परचेज भी तो करना पड़ेगा ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
तो परचेस के ऊपर क्या मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा? तो कहता है वो तो भरना पड़ेगा। आउटवर्ड के ऊपर जीएसटी नहीं कलेक्ट करना है, पर इनवर्ड के ऊपर पे तो करना ही पड़ेगा आपको। ओके, बिकॉज वो सामने वाला जो आपको बेच रहा है वो तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वो कॉम्पो होगा, तो वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, तब उसको पे भी मत करो। अब समझे, दोनों कॉम्पो हो गए। तो मैं आपको आउटवर्ड, आप समझ रहे हो फ्रेंड्स जो मैं कह रहा हूं कि બધું एकदम समझाए जाए? ओके, समझाए जाए ना? ओके, और एकदम पण समझावવું જોઈએ। ओके, चलो समझो फ्रेंड्स, स्मिथ कौन है? कॉम्पो है। कॉम्पो का मतलब क्या? सेक्शन 10 वाला, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। अभी आप समझो, मैं दो लोगों से परचेस करता हूं। मैं कहां से परचेस करता हूं? मैं मोदी से परचेस करता हूं एंड मैं सोनिया से परचेस करता हूं। ओके, मोदी कैसा है? रजिस्टर्ड है। सोनिया कैसी है? मेरे जैसी है। कॉम्पो शब्द, राशि हमारी सेम है ना, स्वभाव सेम नहीं है, राशि हमारी सेम है। ओके, अभी समझो, मोदी ने भी मुझे सप्लाई किया, सोनिया ने भी मुझे सप्लाई किया। जो गुड्स मैं आउटवर्ड सप्लाई करता हूं आपको, जिस गुड्स का मैं आउटवर्ड सप्लाई आपको करता हूं, वो मैंने मोदी से भी परचेस किया एंड सोनिया से भी परचेस किया। अभी समझो फ्रेंड्स, ये मैं कॉम्पो सप्लायर हूं, मैंने आपको आउटवर्ड सप्लाई किया। बोलो, आपके आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर क्या मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा? ना 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 रे, मतलब उसके ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स मेरी बात? बिकॉज ये स्कीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर फ्रेंड्स जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं, बट इनवर्ड सप्लाई के ऊपर क्या जीएसटी का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा? जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। मोदी रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने कॉम्पो बॉम्पो नहीं पढ़ा था, उसको नहीं पता था, ये वीडियो उसको देखना बाकी था, तो उसने मुझे जीएसटी चार्ज किया होगा? एब्सोल्युटली यस। मुझे पे भी करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस। बट ये सोनिया तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाली थी, तो वो मेरे से जीएसटी चार्ज करेगी ना? वो नहीं करेगी, तो मैं पे भी नहीं करूंगा। बोलो, खबर पड़ी? तो जनरल सेंस में जो मैं रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करूंगा, इफ इट इज जीएसटी पेमेंट ऑन इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ, वापस एक बार, वो जो मेरा सप्लायर होगा वो अनरजिस्टर्ड होगा, वो मेरा सप्लायर होगा वो अनरजिस्टर्ड होगा, तो मुझे जीएसटी चार्ज करने वाला ही नहीं है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी फ्रेंड्स। ओके, मतलब जो मेरा परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से होगा, तो क्या मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको? एब्सोल्युटली यस, मुझे उसको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मजबूत? डन। चलो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन, जीएसटी पेमेंट ऑन इनवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू आरसीआर। अभी कोई ऐसा सप्लायर था, आप समझने का ट्राई करो, कोई ऐसा सप्लायर था। चलो तीसरा सप्लायर लेते हैं, राहुल कैसा है बेचारा? अनरजिस्टर्ड, उसने मुझे सप्लाई किया। राहुल अनरजिस्टर्ड था, उसने मुझे सप्लाई किया। एंड फ्रेंड्स चौथा, अब जो यहां पे चेक करो, वो भी कौन रख देते हैं उसको? राहुल आ गया, सोनिया आ गई, मोदी आ गया, अभी कौन बचा फ्रेंड्स? चलो अमित शाह रख देते हैं। अमित शाह कौन पता है? एडवोकेट, उसने मुझे सप्लाई किया एंड मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इट वाज एक्सीडिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू 1.5 करोड़ था। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? इट वाज अप टू 1.5 करोड़, बट मेरी जो एग्जाम्पशन लिमिट थी रजिस्ट्रेशन की, उसको मैंने क्रॉस कर दिया था। ओके, मतलब इट इज टैक्सेबल सर्विसेज। तो यहाँ पे अमित शाह ने, जो एडवोकेट था, उसने मुझे सर्विसेज का सप्लाई किया, तो टैक्स का पेमेंट तो कौन करेगा? यहाँ पे रेसिपिएंट टैक्स का पेमेंट करेगा। तो क्या रेसिपिएंट को इनवर्ड सप्लाई जो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी? तो कहता है हाँ, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता हो तो पे तो करने की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर आने वाली है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स? देखो प्लीज वापस एक बार एग्जांपल को मैं एलोबरेट कर रहा हूं, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। देखो, ये स्मिथ है जिसने अप्लाई किया है, और जो है कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर। फ्रेंड्स, आई हैव अप्लाइड आई हैव एडॉप्टेड फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कॉम्पोजिशन स्कीम। मैं जो भी आउटवर्ड सप्लाई करूंगा, सपोज मैंने फ्रेंड्स आपको आउटवर्ड सप्लाई किया, तो उसके ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकने वाला नहीं हूं। स्कीम का फीचर है आई कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम यू। अभी देखो, मैंने अलग अलग परचेजेस किए। फर्स्ट मेरा परचेस था फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, सेकंड मेरा परचेस था फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। सेकंड मेरा परचेस था फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। थर्ड जो मेरा परचेस था, इट वाज फ्रेंड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन सप्लायर, मेरे जैसा ही था वो कॉम्पो सप्लायर जिससे मैंने परचेस किया। एंड जो मैंने फोर्थ परचेस किया, वो मेरा जो सप्लायर था, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, दैट वाज सब्जेक्ट टू व्हाट फ्रेंड्स? बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसने मुझे सर्विसेज का सप्लाई किया। बोलो, अभी मैं कौन से इनवर्ड सप्लायर्स के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करूंगा? आओ जरा चेक करते हैं, एकदम आसान है। रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या मुझे जीएसटी चार्ज करेगा? एब्सोल्युटली यस। तो मुझे पे भी करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस। तो मुझे पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। पॉइंट नंबर 2, जो मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस करूंगा, तो मुझे जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा। चार्ज ना करे तो भी भर दूं, अरे ना यू ना हो, वो मुझे चार्ज करे तो मुझे भरना पड़ेगा, यहां पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
थर्ड आएगा कॉम्पो सप्लायर। क्या कॉम्पो सप्लायर अपने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकता है? ना 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 रे, यहां पे चेक करो, कलेक्शन आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर वो जीएसटी चार्ज कर सकता नहीं है। तो मेरा जो सप्लायर होगा वो कॉम्पोडा है, मतलब वो कॉम्पो वाला है, तो उसने मुझे सप्लाई क्या किया? उसने मुझे जीएसटी चार्ज किया होगा ना, तो मैं पे करूं? एब्सोल्युटली ना। एंड फ्रेंड्स, सप्लाई इज विच इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके ऊपर तो मुझे वापस एक बार जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन। फीचर 3 हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी कंपलसरी एज पर सेक्शन 24। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, मैं आउटवर्ड के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने वाला नहीं हूं, इट इज एब्सोल्युटली डिनाइड फॉर मतलब फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ जीएसटी। मुझे डिनाइल है कि मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं। मेरे इनवर्ड के ऊपर जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा कि माय सप्लाई वुड बी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो फ्रेंड्स वहां पे मुझे जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन। चलो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये जीएसटी का जो पेमेंट किया उसकी मुझे आईटीसी मिलेगी? लॉ कहता है ना, आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। मतलब जो पे किया वो आपकी कॉस्ट, यहां पे हमने जो पे किया, एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पे किया, हमने यहां पे किया, तो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ये जो पेमेंट है, वो जो पेमेंट है, उसके आईटीसी बाय आईटीसी मिलने वाली नहीं है। स्टोरी भूल जाओ। देयर इज मतलब दिस अमाउंट कैन नॉट बी अवेल्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? आईटीसी। ये आपको आईटीसी के तौर पे अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो क्लियर इतना? डन। चलो शुरू हो जाओ। वापस एक बार पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मैंडेटरी। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं। इनवर्ड सप्लाईज होगा, रजिस्टर्ड पर्सन से होगा, तो मुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। माय इनवर्ड सप्लाईज इफ दे आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मुझे वापस एक बार खुद से ही गवर्नमेंट को जाके जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जो भी मैंने जीएसटी का पेमेंट मेरे इनवर्ड सप्लाई के ऊपर किया है उसकी मुझे आईटीसी अवेलेबल बोलो होने वाली नहीं है। बोलो आवड़ सेट दो। डन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ये मेरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा। मुझे मेरी जेब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुझे खुंचेगा, ये थोड़ी डिफिकल्टी मेरे लिए क्रिएट करेगा। मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, जीएसटी कलेक्ट किया, ना 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 रे। बट फ्रेंड्स, लॉ ने क्या बोला पता है? उस आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर अभी वो ओरिजिनल इंटेंशन के ऊपर आओ कि स्मॉल कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को उसमें से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को प्रसाद मिलना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत बड़ा सा लाडवारा मिले बट उसका कुछ बूंदिया तो मिले, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लॉ ने क्या बोला कि आप आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, जीएसटी कलेक्ट तो कर नहीं सकते, बट उसका एक स्मॉल परसेंटेज, एंड रियली इट इज वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज। सुन के कैसा लगेगा? ठीक है, आटो तो भरी देवाय बांधो ना आवे। इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज, इट इज फ्रेंड्स जस्ट 1%। जनरली फ्रेंड्स 5% भी है केस में, बट इज जनरली 1%, खाली 1% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपका जितना भी आउटवर्ड सप्लाई हुआ होगा उसका आउट ऑफ पॉकेट आपको गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। ओके, रेट्स आपको खाली बता दो, इट इज 1%। एंड एक सिचुएशन में एक स्पेसिफिक सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज मतलब फूड सर्विस, रेस्टोरेंट कैटरिंग में इट इज फ्रेंड्स 5%। जनरल सेंस में देखा जाए इट इज खाली 1%, 5% मुझे गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। हाँ, बट जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया है उसकी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब ये जो भी मुझे पे करना पड़ेगा वो मैंडेटरी कैश में पे करना पड़ेगा, आईटीसी मुझे अवेलेबल नहीं होगी। मतलब नो अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो भी मुझे पे करना पड़ेगा इट हैज टू बी पेड बाय व्हाट फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली। इट इज मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और कोई भी लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब एक ही लेजर बचता है विच इज क्रेडिट लेजर, जिसका आप यूज कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स। डन। एंड एक लास्ट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, इट इज फ्रेंड्स रेफरेंस चैप्टर टैक्स इनवॉइस, जहां पे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी, कॉम्पो सप्लायर अपने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। सो वो जो डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा फ्रेंड्स? इट वुड बी बिल ऑफ सप्लाई। वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता बिकॉज वो जो टैक्सेबल सप्लाई करता है उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं है। सो वो डॉक्यूमेंट जो इश्यू करेगा वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स? बिल ऑफ सप्लाई। Hopefully everything is now crystal clear in your minds in relation to this scheme. अभी तो स्कीम का खाली हमने स्टार्टिंग किया है, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बट आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना आपके मन के लिए सफिशिएंट होगा फ्रेंड्स। डन। चलो एक फास्टेस्ट रिकैप करके आज के सेशन को हम कंक्लूड करना चाहेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑप्शनल स्कीम है। किसके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा? आइदर रेगुलर पेमेंट स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। ये दो ऑप्शन में से मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं चाहूं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूं।
किन लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है जिनका भी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू 1.5 करोड़, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक करो, करंट ईयर की एलिजिबिलिटी के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होगा तो लास्ट ईयर का टर्नओवर हम चेक करेंगे ₹75 lakhs ऑफ रुपीस। डन, ओके। अभी फ्रेंड्स देखो, मेरे मल्टीपल अलग 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 स्टेट्स में एस्टेब्लिशमेंट्स है, मल्टीपल मेरे एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उस सारे टर्नओवर का एग्रीगेट करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ऐसे रखना है हमको कि फर्स्ट ईयर आप ऑलवेज एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बिकॉज लास्ट तक आपका टर्नओवर कितना रहने वाला है फ्रेंड्स, शाहरुख खान। पॉइंट नंबर 3 आपको जो यहां पे ध्यान में रखना है, एक बार आप इनएलिजिबल, लाइफ टाइम एलिजिबल ना ना ना, हर एक बार आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर क्या था, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर। इस एग्रीगेट टर्नओवर में मतलब जो हमको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम, उसमें हमको क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, हमको ऑल आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड करना है। उसमें टैक्सेबल आ गया, एग्जम्प्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान वो भी आ गया, जैसे स्मिथ लिमिटेड गुजरात में स्मिथ लिमिटेड गोवा को सप्लाई किया हो, उसको भी आपको यहाँ पे टर्नओवर में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब ये जो हमारा एग्जम्प्ट सप्लाई है उसमें एक चीज एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, विच इज इंटरेस्ट और डिस्काउंट विच इज रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लोन्स, गिविंग मतलब डिपॉजिटिंग सम काइंड ऑफ मनी, मतलब डिपॉजिट्स रखा होगा, लोन दिया होगा, एडवांसेस दिए होंगे, उसके लिए जो भी आपको इंटरेस्ट के डिस्काउंट का रिसीट हुआ होगा उसको यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। जो भी जीएसटी कंपोनेंट है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, एंड जो भी इनवर्ट सप्लाईज होंगे विच आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको भी हमको एक्सक्लूड करना होगा व्हाइल डिटरमाइनिंग द टर्नओवर लिमिट which is aggregate turnover 1.5 करोड़ के 75 lakhs ऑफ रुपीस फ्रेंड्स। ओके, स्कीम के फीचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के हिसाब से मैंडेटरी है, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो रजिस्टर्ड पर्सन से लिया होगा, इनवर्स जो भी आपका सप्लाई होगा इनवर्ड होगा, इफ इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड ये जो भी मैंने पेमेंट किया उसके मुझे आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। आईटीसी अवेलेबल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो भी मैंने टर्नओवर किया उसका एक फिक्स परसेंटेज विच इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1%, 5% मुझे गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। आपको मन डाउट होगा सर कब 1 कब 5, बस नेक्स्ट एपिसोड में इसका राज खुलेगा कब 1 कब 5। मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई जो भी मैंने किया वो उसके ऊपर मुझे जीएसटी कलेक्ट करना नहीं है, पर मुझे कुछ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विच इज 1 और 5% ऐसी केस में भी। एंड जो डॉक्यूमेंट में इश्यू करूंगा फॉर माय आउटवर्ड सप्लाई इट वुड बी फ्रेंड्स बिलो सप्लाई। बोलो क्लियर से एकदम चकाचक। इतना रिवीजन करने के बाद ही आप सब्सिक्वेंट लेक्चर आके देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।